स्वागत है आप सभी का काव्यांग परिचय में। और आज हम पढ़ेंगे छंद, उसकी परिभाषा और उसके भेद। सबसे पहले गण किसे कहते हैं? 3 वर्णों के समूह को गण कहते हैं और इसके 8 भेद होते हैं। गण सूत्र है यमताराज भान सलगा। गण सूत्र याद होना बहुत ही आवश्यक है बच्चों। जब तक आपको गण सूत्र याद नहीं होगा तब तक आप छंद में भेद भी नहीं कर पाएंगे और छंद को समझ भी नहीं पाएंगे कि कौन सा वर्णिक छंद है और कौन सा मात्रिक छंद है। तो गण सूत्र को याद करने का सीधा सा तरीका है य माताराज भान सलगा। इस तरह इसको आप याद करें। गण 3 वर्णों के समूह को कहते हैं। तो सबसे पहले 3 वर्ण बनते हैं य, मा और ता, अर्थात यगण। यगण य माता, यह का हम लिखेंगे लघु और माँ में आ की मात्रा है तो लिखेंगे गुरु और ता में आ की मात्रा है तो हम लिखेंगे गुरु। फिर है मगण अर्थात मातारा। यहाँ पर हम बनेंगे, इन 3 वर्णों का समूह बनेगा मा, ता और रा। माँ में भी आ की मात्रा है इसलिए गुरुवर्ण, ता में आ की मात्रा है इसलिए गुरुवर्ण और रा में आ की मात्रा है इसलिए गुरुवर्ण। अर्थात हम लिखेंगे ताराज। ताराज से बनने वाला गण है तगण और इसमें होगा गुरु अर्थात गुरु, गुरु और लघु। गुरु, गुरु और लघु। अगला है रा, झ और भा अर्थात रगण, रा का गुरु, लघु और गुरु। गुरु, लघु, गुरु, राजभा। फिर है अगला गण बनेगा जगण अर्थात ज, भा, न, लघु, गुरु और लघु। जगण, जभान, लघु, गुरु और लघु। अगला गण बनेगा भानस अर्थात गुरु, लघु, लघु। भगण, भानस, गुरु, लघु, लघु। अगला गण बनेगा न, स और ल अर्थात लघु, लघु और लघु। नगण, नसल, लघु, लघु, लघु। और अंत में ये 3 वर्ण रह जाएंगे इसलिए अंतिम गण बनेगा स, ल, गा। लघु, लघु और गुरु अर्थात सगण, सलगा। अब अंत में सलगा बनने के बाद सिर्फ 2 वर्ण रह जाते हैं ल और गा, इसलिए अपना गण नहीं बन पाएगा। इसलिए ल से अभिप्राय है लघु और घा से अभिप्राय है गुरु। इस तरह से अपने गण के 8 भेद होते हैं। प्रथम है यगण यमाता, दूसरा है मगण मातारा, तीसरा है तगण ताराज, चौथा है रगण राजभा और 5वां है जगण जभान, छठा है भगण भानस, 7वां है नगण नसल और 8वां है सगण या सलगा। लघु को हम इस तरह से व्यक्त करते हैं और गुरु को हम इस चिन्ह से भी व्यक्त करते हैं। वर्ण वह छोटी से छोटी इकाई जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सके वह वर्ण कहलाती है, जिससे अ, आ, ई, उ आदि। इसके भी 2 भेद होते हैं, ऋस्व और दीर्घ। छंद शास्त्र में हम ऋस्व को लघु कहते हैं और दीर्घ को गुरु कहा जाता है। लघु की 1 मात्रा गिनी जाती है, गुरु की 2 मात्रा गिनी जाती है। लघु वर्ण में आते हैं अ, ई, उ, री और री और इसको इस तरह से भी व्यक्त करते हैं। और गुरु वर्ण में आते हैं आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ और गुरु को इस तरह से व्यक्त करते हैं। लघु वर्ण कभी कभी गुरु में परिवर्तन हो जाता है लेकिन उसके कुछ निश्चित नियम होते हैं। पहला नियम है अनुस्वार से युक्त होने पर, जैसे हंस, ह में अ है इस हिसाब से लघु वर्ण होना चाहिए था, लेकिन ह के ऊपर अनुस्वार हो जाने के कारण ह का गुरु में परिवर्तन हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर
ह के नीचे हम गुरु लिखेंगे और स में किसी प्रकार की मात्रा नहीं है, इसलिए अ की मात्रा है, इसलिए ये लघु वर्ण है, इसलिए यहाँ पर लघु लिखेंगे। ह के ऊपर अनुस्वार आने से ह वर्ण लघु से गुरु में बदल जाएगा। दूसरा वर्ण है लघु से गुरु में परिवर्तन होने का विसर्ग से युक्त होने पर, अर्थात कोई वर्ण लघु है लेकिन उसके पीछे कोई विसर्ग लग जाता है तो लघु वर्ण गुरु में परिवर्तित हो जाता है। जैसे दुख, दु में छोटे ऊ की मात्रा है इसलिए लघु होना चाहिए, लेकिन उसके पीछे विसर्ग है, अर्थात विसर्ग के प्रभाव से ये जो दु लघु है ये गुरु में परिवर्तित हो जाएगा। दो लघु वर्ण है किंतु इसके पीछे विसर्ग लगने के कारण यह लघु वर्ण से गुरु वर्ण में बदल जाएगा। एक और अन्य उदाहरण है निसृतः, नी में छोटे ई की मात्रा है तो लघु होना चाहिए था, किंतु पीछे अनुस्वार आ जाने से यह गुरु वर्ण में परिवर्तित हो जाएगा। तीसरा नियम है संयुक्त व्यंजन से पूर्व, अर्थात कोई आधा अक्षर है और उसके पूर्व वाले व्यंजन पर उसका प्रभाव पड़ेगा और वह पूर्व वाला वर्ण लघु से गुरु में परिवर्तित हो जाएगा। जैसे सत्य, स के बाद में त है जो संयुक्त व्यंजन है, इस संयुक्त व्यंजन के प्रभाववश स जो कि लघु वर्ण है लेकिन गुरु में परिवर्तित हो जाएगा। उसी प्रकार मंद, न संयुक्त व्यंजन है इसलिए म लघु होने के कारण भी उस पर गुरु में परिवर्तित हो जाएगा। सत्य में स लघु वर्ण है किंतु इसके पीछे संयुक्त व्यंजन होने के कारण स लघु वर्ण से गुरु वर्ण में बदल जाएगा। चौथा नियम है हलंत व्यंजन के पूर्व, अर्थात अगर आगे लघु है और पीछे कोई हलंत व्यंजन है तो आगे हलंत व्यंजन के प्रभाववश आगे वाला लघु वर्ण गुरु में बदल जाएगा। सत्य में स लघु वर्ण है किंतु पीछे वाला वर्ण हलंत युक्त है इसलिए स लघु वर्ण गुरु में बदल जाता है। अब हम वर्णों और मात्राओं की गिनती सीखेंगे। वर्ण और मात्राओं की गिनती के माध्यम से ही हम वर्णिक छंद को पहचान पाएंगे और मात्रिक छंद को पहचान पाएंगे। सबसे पहले है क। क एक वर्ण है इसलिए एक वर्ण है और इसमें अ है इसलिए एक मात्रा है। क्ल आधे वर्ण को कभी भी पूर्ण वर्ण के रूप में गिनती नहीं करेंगे इसलिए यहाँ पर सिर्फ ल की गिनती करेंगे और एक वर्ण गिनेंगे और ल में अ की मात्रा है इसलिए एक ही मात्रा गिनेंगे। स्थ स भी आधा है, थ भी आधा है, आधे वर्ण की गिनती नहीं होगी, सिर्फ य वर्ण की गिनती होगी इसलिए इस पूरे में इनमें एक वर्ण है और य में अ की मात्रा है इसलिए एक मात्रा गिनेंगे। क के ऊपर रेफ है अर्थात इसका मतलब हुआ कि जो रेफ है वो र है, वह र भी आधा है इसलिए सिर्फ क एक वर्ण है और क में अ की मात्रा है इसलिए एक ही मात्रा गिनी जाएगी। अब आता है का, अर्थात अपने को पता है कि आ गुरु वर्ण में आता है लेकिन ये सिर्फ वर्ण एक ही है तो हम लिखेंगे ये एक वर्ण है और का गुरु वर्ण है इसलिए आ की मात्रा है, इसलिए दो मात्रा गिनेंगे अर्थात इस तरीके से गिनेंगे। फिर आता है क और ल, क भी पूरा है ल भी पूरा है इसलिए दो वर्ण है, क में भी अ की मात्रा है और ल में भी अ की मात्रा है इसलिए इसमें दो मात्राएं हैं। क्लम, क्लम में क आधा वर्ण है इसको नहीं गिनेंगे, ल और म दोनों पूरे वर्ण है इसलिए दो वर्ण है, ल और म में दोनों में एक एक मात्रा है इसलिए ये दो मात्राएं हो गई। फिर आता है काल, का ल, क और ल ये दो वर्ण है इसलिए दो वर्ण, यहाँ पर तीन मात्रा होगी, का में दो मात्रा और ल में एक मात्रा। फिर आता है सत्य, स और य ये दो वर्ण है, त आधा व्यंजन है इसके प्रभाववश स गुरु में बदल जाएगा इसलिए दो मात्रा तो स की गिनेंगे और एक मात्रा हम य की गिनेंगे तो दो और एक तीन, तो यहाँ पर तीन मात्रा है। स्वास्थ्य, स आधा वर्ण है इसको नहीं गिनेंगे, इसमें कुल दो वर्ण है और वा की दो मात्रा और य इसकी एक मात्रा अर्थात ये कुल तीन मात्रा हुई। इसी तरह सिंधु, इसमें दो वर्ण है और तीन मात्रा है, सिंधु दो वर्ण तीन मात्रा, हंस इसमें दो वर्ण और तीन मात्राएं हैं, हंसी दो वर्ण है और तीन मात्रा है, हासी
इसमें भी 2 वर्ण और 4 मात्रा है। दुख 2 वर्ण 3 मात्रा, कार्य 2 वर्ण और 3 मात्रा, जगत 2 वर्ण और 3 मात्रा, अर्थात ज और घ ये दोनों पूरे पूरे वर्ण हैं, इसलिए 2 वर्ण हैं। 3 मात्रा पीछे वाला वर्ण है जो हलंत से युक्त है, इसके प्रभाववश ये ग इसका गुरु गिना जाएगा और इसकी 2 मात्रा गिनी जाएगी, ज में 1 मात्रा गिनी जाएगी, तो 2 और 1 3। अगला और महत्वपूर्ण प्रश्न है, काव्य में छंद का क्या महत्व है? अर्थात हम इसका उत्तर लिखेंगे कि कविता में छंद के प्रयोग से पाठक या श्रोता के हृदय में सौंदर्य बोध की गहरी अनुभूति होती है। छंदबद्ध कविता सुगमता से याद हो जाती है। छंद से कविता में सरलता, गेयता के कारण अभिरुचि बढ़ जाती है। छंद मानवीय भावनाओं को जनिकृत करते हैं। सबसे पहले प्रश्न है, छंद किसे कहते हैं? इसका उत्तर हम लिखेंगे, अक्षर, अक्षरों की संख्या, क्रम, मात्रा गणना, यति गति से संबंधित विशिष्ट नियमों से नियोजित पद रचना छंद कहलाती है। अगला प्रश्न है, छंदों की कितने भेद होते हैं? इसका उत्तर है, छंद की मुख्यतः 2 भेद होते हैं। पहला है मात्रिक छंद और दूसरा है वर्णिक छंद। प्रश्न नंबर 3, मात्रिक छंद किसे कहते हैं और उसके कितने भेद होते हैं? इसका उत्तर हम लिखेंगे, जिसमें मात्राओं की संख्या निश्चित रहती है, लघु गुरु यति गति के आधार पर पद रचना होती है, उसे मात्रिक छंद कहते हैं। इसके 3 भेद होते हैं, सममात्रिक छंद, अर्ध सममात्रिक छंद और विषम मात्रिक छंद। सममात्रिक छंद किसे कहते हैं? जिसमें छंदों के समस्त चरणों में मात्राओं की संख्या बराबर रहती है, जैसे चौपाई और वंशस्थ। अर्ध सममात्रिक छंद, इसमें छंद के 2-2 चरणों में मात्राओं की संख्या निश्चित रहती है, जैसे दोहा और सोरठा। विषम मात्रिक छंद, यह न तो सम होते हैं और ना ही अर्ध सम होते हैं, अर्थात छंद के चारों चरणों में मात्राएं समान नहीं होती है, उसे विषम मात्रिक छंद कहते हैं। इसके उदाहरण हैं छप्पय और कुंडलियां। अगला प्रश्न है, वर्णिक छंद किसे कहते हैं? इसके कितने भेद होते हैं? इसका उत्तर हम लिखेंगे, जिन छंदों में वर्णों की संख्या, क्रम, गण विधान, लघु गुरु के आधार पर छंद रचना होती है, उन्हें वर्णिक छंद कहते हैं। यह 2 प्रकार का होता है, गणबद्ध और मुक्तक। गणबद्ध छंद, छंद के चरणों में वर्ण और गण दोनों की संख्या निश्चित रहती है, उसे गणबद्ध छंद कहते हैं। उदाहरण है इंद्रवज्रा और वंशस्थ। अगला है मुक्तक छंद, जहाँ छंद के चरणों में केवल वर्णों की संख्या निश्चित रहती है, गणों या लघु गुरु का कोई नियम नहीं होता, वहाँ मुक्तक छंद होता है। उदाहरण है मनहरण कवित्त। अगला प्रश्न है, यति किसे कहते हैं? इसका उत्तर है, छंद को पढ़ते समय प्रत्येक चरण के अंत में ठहरना पड़ता है। कभी कभी चरण लंबा होता तो बीच में एक या अधिक स्थानों पर ठहरना पड़ता है। इस ठहरने को यति या विराम कहते हैं। गति किसे कहते हैं? प्रत्येक छंद में एक विशेष प्रकार की संगीतात्मक लय होती है, इसे गति कहा जाता है। यह था छंद की परिभाषा, छंद के भेद, और अगली कक्षा में हम इससे आगे के वर्णिक छंद और मात्रिक छंदों पर चर्चा करेंगे। तब तक आप गण सूत्र याद करें और लघु गुरु को कहाँ किस प्रकार लघु लगेगा, किस प्रकार गुरु लगेगा, इसको समझने का प्रयास करें।